आज हम अफ्रीका का फिजिकल भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं और जनरल कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, और जो हमारा ऑप्शनल ग्रुप है उसके लिए भी जरूरी है। कल की क्लास जो हमने चर्चा की थी, जो डिस्कस किया था हमने, उसमें सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के देशों को मेमोरी में रखने का एक प्रयास किया था, और कोशिश थी हमारी कि आपको पूरी तरीके से अफ्रीका की कंट्रीज समझ में आए और याद रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100% रटना है, याद करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सुमन जायसवाल कुछ कहना चाहती हैं आप? यस सर। तो बताइए। सर वो एक क्वेश्चन है मेरा। जी पूछिए। ये टोटल जो लोहा पाया जाता है पृथ्वी पे 5.05%। हम्म तो उसमें सर यूएसए में जो पाया जाता है उसमें कितना परसेंट है? अगर टोटल हर जगह तो अलग अलग मिलती होगी ना, कि हर जगह अलग अलग लोहा का मिल, लेकिन सबसे ज्यादा तो अगर पूरा पृथ्वी पे देखा जाए तो यूएसए में बहुत ज्यादा मिलती है। अभी आप इन आंकड़ों के मकर जाल में ना फंसे। ठीक है, आंकड़े जो हैं आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आंकड़ों से थोड़ा दूर रहिए अभी। ऑप्शनल में सिविल सर्विस का ऑप्शनल और वनडे एग्जाम के ऑप्शनल में थोड़ा फर्क है। वनडे एग्जाम में ऑप्शनल होता नहीं है। आप आंकड़ों में अभी ना पढ़े। अभी जिस तरीके से वर्बल नॉलेज आप कॉन्टिनेंट का ले रही हैं, वो एक बार पूरा कॉन्टिनेंट का नॉलेज ले लें। एक चैप्टर आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी में, खनिज और उद्योग नाम से। और जब खनिज और उद्योग, मिनरल्स और इंडस्ट्री वहां आप पढ़ेंगी, तो वहां पे जो लेटेस्ट अभी के आंकड़े होंगे वो गूगल से निकाल करके आपको एज ए पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। उन आंकड़ों को देखेंगे आप। और खनिजों के आंकड़े बड़ा दिग्भ्रमित करते हैं। क्यों? क्योंकि दो तरह के आंकड़े होते हैं। एक होता है भंडार, एक होता है उत्पादन। इट मीन्स कितना स्टोर है उसके पास और कितना वो प्रोडक्शन करता है। अब भंडार में भी दो तरह के होते हैं भंडार। एक संभावित भंडार होते हैं, संभावित भंडार की इतने मिनरल्स की, पर्टिकुलर मिनरल या आयरन ओर की वहां संभावना है। और एक होता है एक्चुअल, जितना कि हम उसका एक्सकेवेशन कर सकते हैं, यानी निकालने योग्य है। तो आंकड़ों के मकर जाल में अभी ना पड़े। अभी हम अफ्रीका देख रहे हैं ना, तो आप अपना दिमाग पूरा खाली करके अफ्रीका पे फोकस कीजिए। एक बार पूरा वर्ल्ड का, कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल और फिजिकल में कौन कहां क्या है, ये यदि माथे में सेट हो गया, तब स्टेप बाय स्टेप चलिए। सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं वैसे ही मेरा मानना है कि 4 स्टेप में स्टडी करेंगे ना, तो सिस्टमैटिकली ऊपर तक आ पाएंगे। और यदि सीढ़ी जंप करेंगे तो फिर एक्सीडेंट की घटना ज्यादा, संभावना ज्यादा हो जाएगी। मेरे अनुसार से पहली सीढ़ी है, यदि किसी बच्चे को ज्योग्राफी पढ़नी है, तो पहले उसको जितने महाद्वीप और जितने महासागर हैं, महाद्वीप और महासागरों की स्थिति समझनी होगी कि कहां पे कौन सा महाद्वीप है। यदि आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि साउथ अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, अफ्रीका में क्या है, यूरोप में क्या है, एशिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कहाँ क्या है, एक्चुअल समझ में आ गया, तब आप पहले क्यों समझिए कि वो वहां क्यों है। ये सारी बातें समझ में आ जाए, तब आप ह्यूमन ज्योग्राफी में एंटर करिए, मानव भूगोल में एंटर करिए, और तब वहां पे पूरे विश्व में संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, इन चीजों की समझ बनाइए। ये ऑप्शनल का तरीका है। हम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं यहाँ पे। एक आंकड़ा ये देखना कि कहाँ पे क्या आंकड़ा, कितना क्विंटल और कितना टन भंडार है, ये आपके लिए अभी अभी तत्काल थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। हर बारी पेशेंस रखिएगा, ठीक है। हम पेशेंस वाले लोग हैं। सिविल सर्वेंट बनने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ वो पेशेंस डेवलप कीजिए। हम आंकड़ों में नहीं फंसेंगे अभी। यहां आइए पहले। हम अफ्रीका में हैं, और अफ्रीका में हम कल देखे थे अफ्रीका के देश, आज देखेंगे अफ्रीका के द्वीप, और साथ में देखेंगे अफ्रीका के भौतिक अवयव, मतलब भौतिक जो भी स्वरूप है उसको देखेंगे। ठीक है, इन तीनों पे फोकस है हमारा आज का फोकस। तो फोकस का मतलब होता है जिसपे आप जिसको फिनिश करने जा रहे हैं।
तो देश हमने 90% कल कर लिया था, अभी थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। द्वीप अभी हम चर्चा करेंगे कि कहां पे अफ्रीका के कौन से द्वीप हैं, आइलैंड हैं। और भौतिक स्वरूप में आपको बताया है मैंने, पर्वत, ठीक है, पठार, मैदान और मरुस्थल। मैदान में ही मरुस्थल भी देखेंगे, घास के मैदान भी देखेंगे, ग्रासलैंड भी देखेंगे, और मैदान के अलावा अन्य कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि उससे रिलेटेड है तो उस पर फोकस करेंगे। इतना ही अभी बेसिक टारगेट है। ज्ञान की कोई सीमा तो नहीं होती, लेकिन अभी तत्काल हमारे टारगेट के मुताबिक अभी यही है। ठीक है, चलिए। कल की क्लास थी, हम देखे थे अफ्रीका के कैसे बनाना है। बनाने के लिए हमने बताया था कि गैबोस और सिड्रा नाम का एक बकेट बनाइए। गैबोस और सिड्रा के बकेट के बाद आप ऐसे जिब्राल्टर बनाइए। जिब्राल्टर वो पॉइंट है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और उसके बाद फिर आप मोरक्को और मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा के बाद नीचे आप सियरा लियोन के पास आइए। और सियरा लियोन और लाइबेरिया के बाद आप जो वो बेनिन, टोगो, घाना वाला कंट्री है उनसे गुजरिए और कैमरून के बाद नीचे नामीबिया से होते हुए केप टाउन के पास आइए। ठीक है, केप टाउन के बाद आगे ये साउथ अफ्रीका वाला पार्ट है और ये मेडागास्कर वाला पार्ट है, तंजानिया वाला पार्ट है। इधर आप ये सिनाई पेनिनसुला बनाते हुए आप ये एरिट्रिया और जिबूटी बनाते हुए सोमालिया के साथ इसमें मिल जाएंगे। ये आपका अफ्रीका था। और फिर मैंने कहा था कि अब अफ्रीका बनाने की यदि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई हो तो फिर आप इसमें जो कंट्री है, कोस्टल कंट्री पे आप फोकस करिए। कोस्टल कंट्री में हमने 4 पार्ट में बांटा था कोस्टल कंट्री को बनाने के लिए। एक पार्ट था सोमालिया, केन्या, सोमालिया, केन्या, इस वीक तक हम कोशिश करेंगे कि मेरे जितने भाई बहन हैं वो सब सीख जाएं इस क्लास को लेने के लिए। और उसके बाद मेरा ऐप यदि आ जाता है तो ऐप पे सारे वीडियोस अपलोड करके उस तरीके से पढ़ाएंगे और लाइव सेशन लेके सिर्फ उसमें डाउट्स ही क्लियर करेंगे। डाउट्स पहले कलेक्ट करेंगे आपसे और उसके बाद उस डाउट्स को 1 बाय 1 करके स्क्रीन पे लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अदर इंस्टीट्यूट्स करते हैं उसी तरीके से हम भी करेंगे। ठीक है, और ये जो लाइव सेशन है, इस सेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बच्चे थोड़ा माइक वाला सिस्टम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। हम नन्हे मासूमों को इसलिए नहीं पढ़ाते, नन्हे मासूम जो है उनको समझाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ा पाते हैं। पहला है सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, और उसके बाद है मोजाम्बिक के बाद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद हमने बताया था इस तरफ नामीबिया, अंगोला, ये डीआरसी था। ठीक है, डीआरसी, और यहाँ था गैबन, ये था कांगो, यही छोटा सा गिनी, ये कैमरून, ये नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, गाना, लाइबेरिया, सियरा लियोन। सियरा लियोन के बाद था गिनी, गिनी बिशु, सेनेगल, मॉरिटानिया, और मॉरिटानिया के बाद वेस्टर्न सहारा, एंड देन मोरक्को। मोरक्को के बाद ये जो रीजन था ये था अल्जीरिया, ये था टूनिशिया, और ये था लीबिया, ये था इजिप्ट, एंड देन यहाँ पे क्या था, एमएनसी बताया था मैंने आपको। सेनेगल के बाद मॉरिटानिया, मॉरिटानिया से ही शुरू हो जाता है। हमने यहाँ पे आपको बताया था सेनेगल के बाद यहीं से शुरू हो जाता है एक एमएनसी, MNC। एम मतलब यहाँ पे माली, एन मतलब नाइजर, NC मतलब चाड, MNC। और यहाँ हमने कहा था कि एक छोटा सा देश यहीं पे है जिसका नाम है BF यानी बुर्किना फासो। और उसके बाद हमने उस तरफ बढ़ा के आपको बताया था आधा ये सूडान है, और यही है एरिट्रिया, और ये है जिबूटी, ये साउथ सूडान है, और ये है इथियोपिया। बीच वाला जो ये पोर्शन है ये है कार, CAR, कार बताया था मैंने। फिर युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, 3 देश था, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा। और इसके बाद कार और DRC जो है, कार और DRC की बात कर रहे हैं थोड़ा हम, तो ये पूरा जो रीजन है, DRC थोड़ा बड़ा रीजन है, DRC और कार बड़ा रीजन है। ठीक है, याद रखेंगे।
बड़ा कंट्री है। और फिर यहाँ पे मैंने कहा था बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, और जाम्बिया और मलावी। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी ये देश है यहाँ पे। तो लगभग सारे देशों का अभ्यास हम कल कर चुके थे, और आप, हमको लगता है कि आप भी इस तरह के अभ्यास कर लेंगे धीरे धीरे। एक बात याद रखिए कि याद करना नहीं है, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, इसको रटना नहीं है। सिर्फ किसी एक बच्चे को या बड़े को कभी फुर्सत में बैठे हो तो कोशिश करेंगे बतलाने की। और यदि वो भी टाइम नहीं है, व्यस्त पर्सन है, इतना फुर्सत नहीं है, तो घर में यदि वर्ल्ड मैप लगा हो तो कभी अफ्रीका को गौर से देखेंगे तो इन देशों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर एक देश की अपनी विशेषता बताई थी मैंने। इसे सोमालिया, पायरेट्स ऑफ सोमालिया बड़ा फेमस है, ये डकैती, समुद्री डकैत हैं ये। केन्या में मैंने एक जनजाति बताई थी, ट्राइब बताया था मसाई, केन्या में मसाई मारा, और मसाई बड़ा फेमस है। और केन्या, युगांडा, तंजानिया एक झील शेयर करता है, जो झील इक्वेटर पर स्थित झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। केन्या, युगांडा और तंजानिया शेयर करता है युगांडा झील, इक्वेटर पे, सॉरी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया एक ऐसा झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित झील है। और भी कई इंफॉर्मेशन अभी फिजिकल ज्योग्राफी में निकल के आएगा, ठीक है। ये जो साउथ, सॉरी पूरी पूरी जो अफ्रीका है, अफ्रीका को पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि भरे पड़े हैं छोटे छोटे पठार, बहुत सारे पठार हैं। जैसे इस रीजन में जहां जाम्बिया है, जहां कॉपर मिलता है, वहां पठार का नाम है कटांगा, पतांगा का पठार। और यदि हम कैमरून आ जाएं तो वहां पे भी पठार है, और कैमरून नाइजीरिया के पास जोस का पठार है। छोटे छोटे पठार ज्यादा हैं। ये पूरा इथियोपिया जो है, इथियोपियन हाईलैंड या एक पठार है। तो अफ्रीका के लिए ये टर्म यूज होता है बहुत जगह पे कि अफ्रीका को पठारों और पहाड़ों और मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। पठारों, पहाड़ों और मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं। कोशिश करेंगे कि माइक ऑफ रहे प्लीज। चलिए फिजिकल ज्योग्राफी पे अब फोकस करते हैं। जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है अफ्रीका का, उसको बतलाने के लिए मैं कुछ इमेज और पीपीटी यूज करूंगा, ठीक है। नहीं, अभी अभी पीपीटी आप पे बैड इंपैक्ट डालेगा। डायरेक्ट देखिए, मैं हाथ से ही बनाता हूं। अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका बनाने के लिए कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। गबोस और सीड्रा बनाना, और जिब्राल्टर वाला पॉइंट बनाना है, और ये सियरा लियोन वाला पॉइंट है, और ये यहां से ये हो गया अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो मैक्सिमम हिस्सा है, यदि हम इसको फिजिकल रीजन में बांटे, भौतिक प्रदेश में बांटे, अफ्रीका को द्वीप बाद में बताएंगे, पहले इसके भौतिक प्रदेश को, मुख्य भूमि के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन बांटे अफ्रीका का। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या समझना है यहाँ पे, तो फिजिकल रीजन में यदि अफ्रीका को हम बांटे तो 3 पार्ट में अफ्रीका बढ़ता है। क्या, एक ऊपर का जो ये विषुवत रेखा है ना, इक्वेटर विषुवत रेखा, इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये डेजर्ट रीजन है। पूरा का पूरा रीजन जो है अफ्रीका का, ये डेजर्ट रीजन है, ठीक है। डेजर्ट रीजन है, और इस डेजर्ट को कॉमनली आप नाम पुकारते हैं सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा मरुस्थल के नाम से आप पुकारते हैं। और इसमें कई छोटे छोटे मरुस्थल शामिल हैं, जैसे अल्जीरिया का मरुस्थल, लीबिया का मरुस्थल, नूबियन डेजर्ट, उधर सूडान का जो मरुस्थल है, सूडान का मरुस्थल, कई सारे, चार्ड वाला मरुस्थल, ये सब कंबाइंडली सहारा मरुस्थल कहलाता है, सहारा डेजर्ट कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे भी डेजर्ट है, आपको पता है, और यहाँ भी डेजर्ट है, यानी 2 डेजर्ट यहाँ भी है। एक जो डेजर्ट है यहाँ पे, इसका नाम है नामीबिया का मरुस्थल या नामीब डेजर्ट, लीजिए कोई बात नहीं। नामीब डेजर्ट, नामीब का मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है, जो समुद्र से सटा हुआ है। और दूसरा डेजर्ट जो है ये कालाहारी मरुस्थल है, बहुत फेमस है कालाहारी डेजर्ट। बोत्सवाना रीजन जो है, बोत्सवाना रीजन में कालाहारी मरुस्थल है।
तो यदि देखा जाए तो ये सारा रीजन जो दो तीन रीजन बताया, ये तो डेजर्ट रीजन है, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। और दूसरे क्षेत्र को यदि देखें तो दूसरा जो क्षेत्र है ये जो कोस्टल रीजन वाला पार्ट है, और ये विषुवत रेखा के दोनों तरफ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है इस क्षेत्र में। और वर्षा ज्यादा होने के कारण ये क्षेत्र बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट है का मतलब ये ग्रीन रीजन है, यानी यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पे विषुवत रेखीय वर्षा वन का प्रभाव है। यानी विषुवत रेखीय वर्षा वन या तटीय वन, यहाँ पे वनस्पति ज्यादा है, वन है। ये जो मेन क्षेत्र है इसको कांगो बेसिन भी कहते हैं, यहाँ पे कांगो रिवर है, कांगो बेसिन कहते हैं। तो कांगो बेसिन वाला जो क्षेत्र है ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है, मिडिल में। तो आप देखेंगे कि ऊपर रेगिस्तान, नीचे रेगिस्तान, बीच में ग्रीन एरिया, और ग्रीन एरिया के बाद कटीली झाड़ियां, ग्रीन एरिया के बाद कटीली झाड़ियां, यानी इस क्षेत्र में कटीली झाड़ियां मिलती हैं। ये जो क्षेत्र है ये कटीली झाड़ियों का क्षेत्र है, ठीक है। और ये भी पूरा जो इसका जो बीच का रीजन है ना, छोटा सा रीजन, ये रीजन, यानी जहां डेजर्ट खत्म होता है, जहां डेजर्ट खत्म होता है और जहां से शुरू होता है क्या, मतलब अमेजन जैसा फॉरेस्ट, यानी बस कांगो फॉरेस्ट कहिए, विषुवत रेखीय फॉरेस्ट, तो वो बीच का रीजन है जहां घास का मैदान, एक अलग तरह का घास का मैदान यहाँ पाया जाता है। उस घास के मैदान के लिए एक टर्म आता है सवाना। कौन सा टर्म आता है? सवाना घास का मैदान। यानी कुल मिला के अफ्रीका को यदि फिजिकल रीजन में हम बांटे, अफ्रीका को फिजिकल रीजन में बांटे, तो पर्वत कम है अफ्रीका में, मतलब पर्वत छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन मूलतः 3 ही पर्वत हैं अफ्रीका में, ठीक है। पर्वत बहुत कम है। एक पर्वत कहाँ है? तो एक पर्वत है अफ्रीका में, बिल्कुल यहाँ मोरक्को में, एक पर्वत मोरक्को में है। और ठीक इसी तरह का एक पर्वत जो है, जो मोरक्को में पर्वत है, उसका नाम आल्पस ही है। आल्पस का विस्तार है, बोलते हैं एटलस, इसका नाम एटलस, आल्प्स का विस्तार है। और इसी के पैरेलल पर्वत एक यहाँ है कोस्ट रीजन पे। यानी 2 ही माउंटेन सीरीज मेन सीरीज है, और एक चोटी इक्वेटर पे बड़ी सी है, इक्वेटर पे एक चोटी है। यानी पर्वत के मामले में अफ्रीका में 3 माउंटेन का नाम आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र के रूप में कोई भौगोलिक प्रदेश नहीं है। अफ्रीका को भौगोलिक प्रदेश में जब बांटता है भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफर बांटता है, तो अफ्रीका को बस मूलतः 3 भागों में बांटता है, 3 से 4 भागों में। पहला भाग उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसको उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश या सहारा रीजन के नाम से जानते हैं। उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश या सहारा प्रदेश बोलते हैं, सहारा मरुस्थल का क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र में बढ़ता है ये, ठीक है, विषुवत रेखीय वर्षा वन, विषुवत रेखीय वर्षा वन, या इसका दूसरा शॉर्टकट नाम है कांगो बेसिन। तो विषुवत रेखीय वर्षा वन, ठीक है। और तीसरा जो नाम आता है, थर्ड रीजन जो आता है, वो आता है सवाना ग्रासलैंड, सवाना घास भूमि या तृणभूमि, ग्रासलैंड के नाम से आता है, ठीक है, तृणभूमि। मोटा मोटी नॉलेज पहले रखिए, उसके बाद डेप्थ में जाइएगा। यानी उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश, विषुवत रेखीय वर्षा वन, सवाना तृणभूमि। ये जो सवाना तृणभूमि है, कुछ ज्योग्राफर्स इसको पठारी क्षेत्र में, मतलब दक्षिणी पठारी भाग के रूप में भी मानते हैं कि यहां से दक्षिणी पठारी भाग शुरू हो जाता है। और दक्षिणी के साथ साथ इस रीजन में, ये रीजन भी एक खास जो पठारी भाग है, इथोपिया और सोमालिया रीजन जो है, ये भी ऊंचा क्षेत्र है, पठारी भाग है। तो इसके लिए आप चौथा पॉइंट दे सकते हैं पूर्वी तटीय पठारी भाग। एक तो दक्षिणी पठारी भाग हो गया, और एक हो गया पूर्वी तटीय पठारी भाग। देखो ये जो वर्गीकरण है ना, ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो अलग अलग किताबों में ज्योग्राफिकल रीजन्स के रूप में इसको अलग अलग तरह से बांटते हैं। ओवरऑल यदि हम देखें कहां पे क्या है और कौन से टेक्निकल टर्म हैं जो हमें याद रखने हैं, तो 4-5 टेक्निकल टर्म है जो एग्जाम में आता है। एक तो सहारा से आता ही आता है। दूसरा टेक्निकल टर्म है, बहुत कम बच्चों को पता होगा, साहेल क्या होता है?
साहेल एक टेक्निकल टर्म है। तीसरा टेक्निकल टर्म है साहेल के अलावा सवाना, और एक और, ये वनस्पति बेस्ड मैं बता रहा हूं, एक और टेक्निकल टर्म आ जाता है वेल्ड। तो सहारा, साहेल, सवाना, वेल्ड, यही अफ्रीका का एक तरीके से पूरा भूगोल है। अफ्रीका का भूगोल इन्हीं चारों में बटा हुआ है। दरअसल ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये मरुस्थल और वन के बीच का क्षेत्र है, और इनके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट इन दोनों के बीच में ऐड होता है। वो जो ऐड होता है, मैं ऐड करना भूल गया, वही विषुवत रेखीय वर्षावन। तो कुल मिला के देखा जाए तो अफ्रीका में ना तो पर्वत ज्यादा है, ना ही ज्यादातर पठार तो हैं, लेकिन उतने विस्तृत बड़े पठार नहीं है। और मूलतः जो इसका अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है अफ्रीका का, इससे तीनों ही अक्षांश क्रॉस करते हैं। ठीक है, कौन? विषुवत और मकर और कर्क, तीनों के तीनों इससे क्रॉस करते हैं। तो हम यदि देखें तो ऊपर का क्षेत्र, यहां से ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो हम रख सकते हैं किसमें? सहारा में। और उसके बाद छोटा सा क्षेत्र रख सकते हैं, ये रीजन हम रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं हम साहेल में, ये साहेल क्षेत्र है। और उसके बाद हम ये रीजन इतना सा रख सकते हैं, ये जो रीजन है ये आपका विषुवत रेखीय वर्षा वन वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखीय वर्षा वन का क्षेत्र है। और उसके बाद जो ये पूरा रीजन यहाँ ये वाला जो रीजन है, ये साउथ अफ्रीका से पहले तक का रीजन, ये एक अलग रीजन है जिसको हम सवाना रीजन में रख सकते हैं। मोटा मोटी नॉलेज रखना है, इसको हम सवाना रीजन में रख सकते हैं। ठीक है, सवाना रीजन। तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, सवाना रीजन में। और सबसे नीचे जो है ये वाला रीजन, ये रीजन आ जाएगा वेल्ड वाला रीजन जो है। ठीक है, थोड़ा हम इसको और हाँ, यहां से लेके ये पूरा रीजन जो है ये बेल्ट रीजन में आ जाएगा, बेल्ट। ठीक है, बेल्ट वाला रीजन, ये रीजन बेल्ट में आ जाएगा। है क्या ये? एक एक करके बताते हैं आपको। जो सहारा क्षेत्र है मूलतः ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में सिर्फ थोड़ा सा सेपरेट होता है, अलग होता है, जो तटीय भाग है वो इससे अलग है, क्योंकि तटीय भाग में समुद्र का प्रभाव पड़ता है, भूमध्य सागर का प्रभाव पड़ता है। तो भूमध्य सागर के प्रभाव के कारण यहाँ पे वनस्पतियां बनती हैं, थोड़ा मिलती हैं वनस्पतियां। और उसके बाद ये प्योर शुद्ध डेजर्ट वाला क्षेत्र आ जाता है, जिसको सहारा डेजर्ट कहते हैं। इसमें वनस्पति नहीं, वेजिटेशन नहीं होती है। तो सहारा मरुभूमि अफ्रीका को एक तरीके से डेजर्ट रीजन, जो अफ्रीका का मेन डेजर्ट रीजन है, यही डेजर्ट रीजन है पूरा का पूरा, जहां पे स्कैटर्ड ट्री मिलना शुरू हो जाता है। मतलब वृक्ष मिलते हैं लेकिन उतने सघन नहीं मिलते। तो वो जो चारागाह वाला रीजन है, वैसा चारागाह वाला रीजन जो ट्रांजिशन फेज है, किसका? मरुस्थल का और विषुवत रेखीय वर्षावन का। मरुस्थल और विषुवत रेखीय वर्षावन का जो ट्रांजिशनल फेज है, इट मीन संक्रमण क्षेत्र जो है मरुस्थल और वर्षावन का, उस संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण मतलब समझ रहे होंगे आप, ट्रांजिशनल फेज की मैं बात कर रहा था। तो संक्रमण क्षेत्र को साहेल कहते हैं। कभी कंपटीशन में पूछ दे कि साहेल क्या है, तो साहेल एक तरह का एक ऐसा मैदान है जहां पे डेजर्ट का मिलन होता है घनघोर जंगल से। जब मरुस्थल का मिलन जहां पर घनघोर जंगल से हो रहा हो, वह क्षेत्र अफ्रीका में साहेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है साहेल क्या है। कभी यदि क्वेश्चन आ जाए साहेल पे तो समझ लीजिएगा, साहेल वह भूभाग है, वह क्षेत्र है जहां विषुवत रेखीय वर्षा वन खत्म हो रहा होता है और सहारा मरुभूमि भी खत्म हो रही होती है, यानी इन दोनों का मिलन हो रहा होता है। वहां पे स्कैटर्ड ट्रीज मिलते हैं, कुछ वृक्ष मिलते हैं जो आसपास फैले हुए इधर उधर पाए जाते हैं, जो वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। तो ये साहेल है। और साहेल के बाद सघन वृक्ष मिलता है, सघन वन मिलते हैं, जिसको कांगो फॉरेस्ट कहते हैं, या फिर ये जो रीजन है, यानी इसमें कौन कौन सा देश आता है, तो कांगो आता है, कैमरून आता है, थोड़ा सा नाइजीरिया वाला पार्ट, बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, ये सारा रीजन आता है। इस तरफ फिर डीआरसी कार कुछ रीजन का, केन्या का कुछ रीजन, तंजानिया का कुछ रीजन, यानी ये पूरा रीजन जो है सघन वन वाला क्षेत्र है,
विषुवत रेखा होने के कारण, इक्वेटोरियल जोन के कारण ये एरिया बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन और बहुत ज्यादा टेम्परेचर गेन करता है, और हैवी प्रेसिपिटेशन और हैवी टेम्परेचर गेन करने के कारण, ज्यादा वर्षा और ज्यादा तापमान के कारण यहाँ सघन वन मिलते हैं, सघन वन। इसी वन में एक जनजाति, एक ट्राइब भी पाई जाती है जो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्राइब है। उस ट्राइब का नाम है पिग्मी। इसी 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 जंगल में पिग्मी मिलते हैं आपको। पिग्मी, पिग्मी क्या है? पिग्मी मतलब बौना। पिग्मी का मतलब बौना। छोटे कद की जो मानव प्रजाति है, जनजाति है, उसके लिए टर्म यूज होता है पिग्मी। पिग्मी छोटे मानव जाति है जिसकी 3 फीट हाई होती है। हम लोग तो 6 फीट 7 फीट वाले लोग हैं, वो 3 फीट, हाईएस्ट 3 फीट का होता है, यानी कमर से, आपके कमर से थोड़ा सा ऊपर या कमर तक का बच्चा वो मैच्योर होता है तब उतना बड़ा होता है। छोटी कद का होता है, जंगलों में मिलता है। केला उसका फेवरेट फ्रूट है, केवल केला खाता है वो। और वहां की शिकारी होता है, बहुत बहुत शार्प शिकारी होता है, बहुत तीक्ष्ण, बहुत सूक्ष्म तरीके से, मतलब बहुत महीन शिकारी कहिए, प्रवीण कह सकते हैं, ट्रेंड होता है, शिकारी होता है, बहुत खतरनाक भी होता है, शर्मीला होता है, जंगलों में छिप के रहता है। पिग्मी, तो पिग्मी इन कांगो के जंगलों में, इस विषुवत रेखीय अफ्रीका के विषुवत रेखीय वर्षा वन में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जिस पर क्वेश्चन बनता है। पिग्मी जैसी जनजाति इंडोनेशिया में भी मिलता है। दुनिया में जहां जहां विषुवत रेखीय वर्षा वन है वहां वहां ये बौने मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये बौने, ये पिग्मी पिग्मी जनजाति अफ्रीका में मिलती है। ब्लैक होती है, बिल्कुल विषुवत रेखा पे रहते हैं, तो स्किन का मेलानिन जो होता है वो सनलाइट के कारण मेलानिन एक्टिव हो जाता है, और स्टेमिना भी बहुत होता है इनमें। और साथ साथ ये डार्क चॉकलेटी कलर के होते हैं, डार्क चॉकलेट। और इनकी आंखें थोड़ी रेडनेस लिए होती है, लाल लाल सी आंखें। तो अंधेरे में पता नहीं चलेगा कहां से उनका बाल, हेयर शुरू हो रहा है, कहां से बॉडी। और पूरी बॉडी ये नेकेड ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, असभ्य हैं, अभी पूरी तरह से ये सिविलाइज्ड नहीं है। तो ये जो रीजन है ना, ये विषुवत रेखीय वर्षा वन या कांगो वन, उसमें जो मेनली कांगो वाली घाटी है, और इधर जो डीआरसी वाला एरिया है, या फिर जो थोड़ा बहुत ये केनिया तंजानिया वाला एरिया है, इन रीजन में भटकते हैं ये, रहते हैं ये। नाम है पिग्मी। पिग्मी जहां जहां रहते हैं, पिग्मी के आसपास एक जनजाति प्राकृतिक रूप से प्राचीन काल से ही रहती आ रही है। देखो, अफ्रीका की ज्योग्राफी पढ़ना हो ना, देखो तो बहुत ध्यान से 4 चीजों पे फोकस करते हैं। जब आप यूपीएससी के कोचिंगों में आओगे तो यूपीएससी के टीचर एक डायलॉग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ज्ञान रूपी महासागर का कोई अंत नहीं है। क्या पढ़ना है ये जानने से ज्यादा जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, ज्ञान रूपी महासागर में हम दिशाहीन खूब प्रयास कर रहे हैं, तो उससे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। ठीक है, लाभ कम होता है, हानि ज्यादा हो जाता है। तो हम अफ्रीका का भूगोल यदि मान लो पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत जरूरी है जानना कि अफ्रीका की ज्योग्राफी में वो इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है जो मुझे याद रखना है। ऐसे तो पूरा अफ्रीका अपने आप में एक महादेश है, बहुत इंफॉर्मेशन है वहां, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। हर हर वो देश जो है अपने आप में ज्योग्राफी की किताब है। हम अफ्रीका जब पढ़ते हो तो 5 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, बीपीएससी वाले भी और यूपीएससी वाले भी। बीपीएससी वालों को कहां फोकस करना है? अफ्रीका में जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जैसे साहिल पे क्वेश्चन बनता है, सहारा पे क्वेश्चन बनता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जनजाति। अफ्रीका से यदि कोई क्वेश्चन आता है ना, इसके ट्राइबल कम्युनिटी से क्वेश्चन आता है। ट्राइब्स तो मोर देन 1000 से अधिक ट्राइब है, मोर देन 1000 ट्राइब हैं, लेकिन हमें 6 ट्राइब के लोकेशन को जानना बहुत जरूरी है। 6 ट्राइब्स हैं। पहला पिग्मी, पिग्मी ट्राइब याद रखेंगे। दूसरा ट्राइब है बद्दू, बद्दुइन बोलते हैं इंग्लिश में, बद्दुइन ट्राइब्स। जो सहारा डेजर्ट के ट्राइब्स हैं ना, वही अरब के ट्राइब्स भी हैं, अरब के मरुस्थलों में भी वो मिलते हैं, वो है बद्दुइन ट्राइब्स। मरुस्थल में रहने वाला सहारा डेजर्ट का ट्राइब है, नाम है बद्दुइन ट्राइब्स, यानी बद्दू। तो बद्दू, पिग्मी, मसाई, याद रखना। बद्दू सहारा का ट्राइब, पिग्मी कांगो के जंगल का ट्राइब, मसाई केन्या के जंगल, केन्या सूडान तंजानिया के जंगलों का ट्राइब मसाई। मसाई के बाद एक और है बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल का ट्राइब है बुशमैन। और जूलू, अफ्रीका का जो नेटाल रीजन है, पूर्वी नेटाल रीजन है, वहां का ट्राइब है जूलू। तो ये सारी चीजें, ठीक है।
अब एक जिया का क्वेश्चन आया है, वो पूछती हैं सर गिनिया क्या होता है। देखिए गिनी भी एक छोटी सी कंट्री है, गिनिया भी एक छोटी सी कंट्री है, और गुयाना एक वर्ड होता है। सिमिलर वर्ड है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कहीं यदि गुयाना लिखा मिले तो गुयाना क्या होता है, एक बर्ड होता है, माइग्रेटरी बर्ड होता है, जिसके बिट में फॉस्फोरस ज्यादा होता है, पेरू पे मिलता है, बताया था मैंने, और अफ्रीका में भी मिलता है। ये तो गुयाना पक्षी हो गया, गुयानो, गुयानो बर्ड, गुयानो बर्ड। और जो ये गिनिया है, गिनिया और गिनिया बिस्सू कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है गिनिया, और यही एक कंट्री है इसका नाम है गिनिया बिशु, और यहाँ पे उसका एक छोटा सा कंट्री है गिनी। तो गिनी, गिनिया बिशु और गिनिया, ये तीन जो जगह है ये कंट्रियों के नाम है। ठीक है, याद रखना। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो टाइप कर देना, हम ध्यान जरूर रखेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन है। तो आपको अफ्रीका पढ़ना है ना, तो अफ्रीका में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाइए, 56 देश मत रटिए, रटने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं जिनको रटना होगा। यहां आप फोकस करिए इससे रिलेटेड कंटेंट पे कि क्या एग्जाम में आ सकता है, जनजाति एग्जाम में आ सकता है अफ्रीका की। तो अफ्रीका की कौन कौन सी जनजाति है, ट्राइब है, जो नॉर्मली एग्जाम में पूछता है। अभी सबसे ज्यादा हॉटकेक बना हुआ है मसाई, मसाई ट्राइब। मसाई के अलावा पूछा जा सकता है, ज्यादातर पूछता है पिग्मी। पिग्मी के अलावा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बद्दू, जिसको बद्दुइन कहते हैं, बद्दू। इसके अलावा और पूछ सकता है बुशमैन। ठीक है, बुशमैन के अलावा पूछ सकता है जुलू। ये एक इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला ट्राइब है। इंग्लिश में भी मसाई को मसाई कहते हैं, पिग्मी को पिग्मी, बदुइन, बुशमैन एंड जुलू, जुलू ट्राइब। ठीक है, तो इतनी जनजातियां महत्वपूर्ण है। अब इन जनजातियों के बारे में क्या जानना जरूरी है, कहां पाई जाती है। जैसे मसाई जो है केन्या तंजानिया रीजन में पाई जाती है, एक जगह ही है केन्या तंजानिया में जिसका नाम है मसाई मारा। मसाई मारा जो है एक जगह ही है केन्या तंजानिया में। बहुत यूनिक होते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये रक्त पीते हैं। ठीक है, ब्लड ड्रिंकर होते हैं, मवेशियों का रक्त पीते हैं। लेकिन आप गलत वे में मत लेना, ये मवेशियों को नुकसान पहुंचाए बिना रक्त पीते हैं। इवन इनकी मवेशियां आपकी मवेशियों से ज्यादा हेल्दी होते हैं। ठीक है, ज्यादा हेल्दी होते हैं, मैं साहिल भी बता रहा हूं, जस्ट वेट कीजिए। ठीक है, हाँ, इनकी मवेशियां ज्यादा हेल्दी होती हैं बिकॉज उनसे ब्लड डोनेट कराते हैं, और बहुत ही टेक्निकल तरीके से ब्लड निकालते भी हैं, और उनको ट्रीटमेंट भी करते हैं, रक्त पीते हैं। गले में एक खास तरह का, ये इनकी स्त्रियां जो होती हैं एक आभूषण पहनती है ताकि इनका गर्दन लंबा हो, व्हाइट कलर का एक लपेट लेती हैं ताकि गर्दन लंबा हो। इसके अलावा जो इनकी औरतें होती हैं, उनका जो ओट होता है कटा होता है, और ओट कटे ओट पे इतना बड़ा लकड़ी का बना के या मिट्टी का बना के, ये कुरूप दिखने के लिए, ताकि कोई दूसरी इनकी औरतें ना उठा ले जाएं, इसलिए ये सिस्टम दूसरी जनजातियों से बचने के लिए निचले ओट को काट के उसमें ये इस तरीके का रख देते हैं सामान। ये भी इनकी एक स्पेशलिटी है। ठीक है, दूसरी बात पिग्मी से संबंधित क्या है, पिग्मी जो है और बहुत बड़े लड़ाकू होते हैं, योद्धा होते हैं, वॉरियर। ठीक है, वॉरियर होते हैं मसाई। पिग्मी बौने होते हैं, छोटे कद के, छोटे कद के होते हैं, बौने। और इनकी हाइट जो है मैक्सिमम हाइट 3 पॉइंट समथिंग, 3 फीट की हाइट होती है, और बौने होते हैं। ये भी एक प्रबल शिकारी होते हैं, बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। थोड़े शर्मीले भी होते हैं, साई होते हैं, शर्माते हैं, इनको लाज बड़ी आती है, आपको देख के छुप जाएंगे, लेकिन खतरनाक होते हैं। ज्यादा आप लाज, इसको लाज लगाइएगा तो पलट के आपको भी निपटा देंगे, खतरनाक होते हैं। ठीक है, और कच्चा मांस खाते हैं ये। केला इनका फेवरेट फूड है। केला जो है इक्वेटोरियल फ्रूट है, याद रखिएगा, केला नेचुरली विषुवत-रेखीय क्षेत्र में उगता है, तो इक्वेटोरियल फ्रूट है केला, तो इनको बहुत पसंद है। और पिग्मी से संबंधित एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है साइलेंट ट्रेड। आपने नाम सुना होगा, क्या होता है साइलेंट ट्रेड, हम यूपीएससी वालों को बताते रहते हैं। पिग्मी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है साइलेंट ट्रेड। क्या होता है साइलेंट ट्रेड, साइलेंट ट्रेड में ट्रेड तो होता है, व्यापार तो होता है, लेकिन बातचीत नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती। तो ये एक अनोखा, एक अद्भुत ट्रेड है।
ठीक है, दुनिया का सबसे अद्भुत ट्रेड है जिसमें दो लोग आपस में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन उनके बीच बातचीत नहीं होती है। तो कैसा ट्रेड करते हैं ये बार्टर सिस्टम करते हैं। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय करते हैं। क्या है ये वस्तु विनिमय? ये आदिकाल में यानी एनिशियंट टाइम का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वही है ये वस्तु विनिमय। इसमें क्या होता है, मतलब ये एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं। तो किससे ट्रेड करते हैं ये जो पिग्मी है, पिग्मी साइलेंट ट्रेड करते हैं। तो ये पिग्मी जो साइलेंट ट्रेड करते हैं किनके साथ करते हैं? तो एक और ट्राइब है बंटू ट्राइब। पिग्मी जहां जहां रहते हैं वहीं वहीं बंटू ट्राइब रहते हैं। बंटू ट्राइब जो है अफ्रीका की सिविलाइज्ड ट्राइब है और बंटू ट्राइब किसान होते हैं। बंटू ट्राइब किसान होते हैं और पिग्मी किसान नहीं होते। पिग्मी शिकारी होते हैं और बंटू ट्राइब जो होते हैं वो किसान होते हैं। बंटू अनाज उगाते हैं, खास करके जो केला है, फल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। तो बंटू अनाज और फल, खास करके बनाना, ये प्रोड्यूस करते हैं और ये फल अनाज अपने घर के बाहर दरवाजे पर पत्ते में समेट के रख देते हैं। शाम को, रात के अंधेरे में जंगल से छुपते छुपाते वो सारे पिग्मी आते हैं। पिग्मी, और पिग्मी खाली हाथ नहीं आते। बड़ी ईमानदारी है उन नादानों में, उन अनपढ़ लोग हैं फिर भी उनमें ईमानदारी है। यहाँ तो पढ़े लिखे घुसखोर पकड़ा रहे, लेकिन वो अनपढ़ है, उनमें ईमानदारी है। वो अपने साथ फ्रेश मीट लाते हैं, जंगल में शिकार करके फ्रेश मीट लाते हैं, या फिर हाथी दांत लाते हैं, या फिर कुछ यूनिक जंगली प्रोडक्ट लाते हैं, वाइल्ड प्रोडक्ट लेके आते हैं, ज्यादातर फ्रेश मीट लेके आते हैं। और बंटू किसान ने जो बनानास या फिर फूड बना प्रिपेयर्ड फूड वहां रखा है, उस फूड को उठा ले जाते हैं और बदले में उसी के एवज में वजन नहीं करते, लेकिन बराबर वैल्यू का सामान रख जाते हैं और वो भी खुश। और बंटू को शिकार नहीं करना पड़ता और उसको बेस्ट क्वालिटी वाइल्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। और उन पिग्मियों को एग्रीकल्चर नहीं करना पड़ता और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स जो इन दोनों के बीच होता है, बंटू और पिग्मी के बीच, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है एनिशिएंट टाइम का बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, वस्तु विनिमय प्रणाली का। इसको साइलेंट ट्रेड कहते हैं। अब ये जो साइलेंट ट्रेड है इसमें कभी कभी गड़बड़ भी होता है। क्या गड़बड़ होता है? यदि बंटू किसान अच्छे क्वालिटी के बनाना नहीं देते या फिर अच्छे क्वालिटी का अनाज नहीं रखता, खाद्य पदार्थ नहीं रखते हैं, तो ये जो पिग्मी आते हैं, पिग्मी, ये अपना मीट तो छोड़ देते हैं, लाजेज अपने साथ जलाया, उसका भी सामान छोड़ देते हैं और जाके छिप जाते हैं। तो वो एक इशारा होता है, बिना बात किए हुए एक इशारा होता है, गुस्सा होता है कि तुमने खराब दिया है, अच्छा नहीं दिया है। तो फिर बंटू थोड़ा सा उसको फ्रेश और बेहतर और क्वांटिटी करके रखते हैं। इसी तरीके से यदि पिग्मी लेके आए कोई मटन या फिर जो भी मांस वांस लेके आया और बंटू ने नहीं उठाया, तो पिग्मी उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है, ये उसकी क्वालिटी बढ़ाता है, अच्छी चीज रखता है। और ये दोनों बिना बातचीत के होता है। एक जब छिपता है तो दूसरा प्रकट होता है, दूसरा छिपता है तो पहला प्रकट होता है। और बड़ा याराना है, बेहतरीन प्यार है बंटू और पिग्मी, पिग्मी और बंटू, इनके बीच का ये ट्रेड है साइलेंट ट्रेड। अफ्रीका की एक यूनिक ट्राइब जो आपस में क्या करती है, साइलेंट ट्रेड करती है। कहां पाई जाती है? ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, जो विषुवत रेखीय वर्षा वन का क्षेत्र है, जो वो ग्रीन ग्रीन एरिया में बताया था, इसी क्षेत्र में पाई जाती है ये दोनों जनजाति। नाम है पिग्मी वर्सेस बंटू। तो पिग्मी बंटू हो गया कांगो वैली, कांगो घाटी, कांगो नदी घाटी जो है, यानी जो विषुवत रेखीय वर्षावन है, वहां पाए जाते हैं पिग्मी, बौने हैं पिग्मी। अब पिग्मी और बौनों की बात हमने कर ली। अब बदुइन ट्राइब की बात करें तो ये सहारा डेजर्ट के घुमंतू ट्राइब हैं। सहारा मरुस्थल के जो घुमंतू यायावर नोमैडिक ट्राइब हैं, नोमैडिक ट्राइब हैं, नाम है बदुइन, बदुइन ट्राइब। बुशमैन की भी एक यूनिक कहानी है। बुशमैन कालाहारी का जो मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है, बताया था मैंने, बोत्सवाना एक स्थलारुद्ध देश है बोत्सवाना।
और उस बोत्सवाना में ये लैंडलॉक कंट्री है, उसमें कालाहारी नाम का मरुस्थल है, डेजर्ट है, और उस डेजर्ट में एक यूनिक ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन। जैसा कि आप देख रहे हो ना, नाम क्या है, बुश मतलब झाड़ी और मैन मतलब आदमी, झाड़ी का आदमी। दरअसल ये कपड़े नहीं पहनते, झाड़ियां जो वहां उगती हैं ना कालाहारी में, उन झाड़ियों को अपनी कमर में लपेट लेते हैं, बांध लेते हैं, और झाड़ियों की ओट में ही रहते हैं मरुस्थल में। ये भी बहुत एक निपुण शिकारी हैं, एक ताकतवर शिकारी होते हैं बुशमैन। पुरुष भी शिकार करते हैं और महिलाएं भी शिकार करती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों अच्छे शिकारी होते हैं। पुरुष सामूहिक रूप से शिकार करते हैं, ग्रुप में हंटिंग करते हैं, और महिलाएं घूम घूम कर जो एक दीमक दीमक होता है, सफेद दीमक डेजर्ट में जो पाया जाता है, दीमक के अंडे कलेक्ट करती है। स्पेशली जब इस ट्राइब में किसी का शादी होता है तो शादी में जो नाश्ता ब्रेकफास्ट मिलता है, स्टार्टर मिलता है, वो भूंजा हुआ एग होता है। किसका? फ्राइड एग होता है इसी का। कि इनके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, सपोज आप चले गए, यदि कई सारे इंडियन यूट्यूबर हैं जो आजकल अफ्रीका भटक रहे हैं, अफ्रीका घूम रहे हैं, तो यदि ये चले गए और कालाहारी डेजर्ट के इस बुशमैन ने एज अ गेस्ट एक्सेप्ट किया आपको, तो आपको भी नाश्ते में भूजा हुआ, आग पर पकाया हुआ, फ्राई किया हुआ दीमक का अंडा खाने के लिए देंगे। बड़ा टेस्टी लगता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। आप सोच रहे हो मैंने खाया है, नहीं खाया, मेरे सर ने खाया है, उनका फीलिंग मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो वहां गए हैं, पीएचडी किया है वहां पे उन्होंने। अब है नहीं वो सर, नाम बहादुर मंडल नाम था उनका, चले गए अब इस दुनिया से। तो वो बुशमैन पे पीएचडी किए थे और वो वहां रहे थे बुशमैन की कॉलोनी में, 2 महीने तक वहां पे रहे थे। तो वो बहुत सजीव चित्रण किया करते थे। वो कहते थे कि बुशमैन नहाते नहीं है क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है और धूल भरी आंधी चलती है। तो धूल भरी आंधी से शरीर गंदा ना हो जाए, इसके लिए वो एक खास तकनीक यूज करते थे। शिकार करके जो लाते थे ना जानवर, उनका जो फैट होता था, ऑयल, उस फैट को मलते थे पूरे शरीर पर। तो वो जो ऑयल मलते थे शरीर पर और उसको धोते नहीं थे, तो वो एक कठोर आवरण बन जाता था, एक पर एक पर एक लगाते हुए। तो वो आवरण से पूरे शरीर को वो ढके रखते हैं। और जब उनका विवाह होता है या जब कोई शुभ कर्म होता है, कोई महोत्सव होता है, तब वो आवरण निकाल देते हैं, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, साफ सुथरे। हालांकि उनके शरीर से बदबू आती है और थोड़ी शारीरिक बनावट जो होती है उनकी थोड़ी अलग होती है। मतलब पीछे भी थोड़ा सा हाई होता है ज्यादा। आपने मटरू की बिजली का मंडोला देखा होगा, उसमें दिखाया है। थोड़ा पीछे जो उनका पिछला पोर्शन होता है कुछ ज्यादा हाई होता है, बड़ा होता है। और आगे जो होता है उनका पेट भी थोड़ा उभरा हुआ, निकला हुआ रहता है। तो थोड़ा बेडौल शरीर होता है, आपकी तरह सिक्स पैक वाले लोग नहीं होते वो। और लेकिन बड़े ही अच्छे शिकारी होते हैं, अतिथियों का बड़ा सम्मान करते हैं, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। और चूंकि उस मरुस्थल में कालाहारी डेजर्ट में ऑस्ट्रिच बहुत ज्यादा, शुतुरमुर्ग बहुत ज्यादा पाया जाता है, शुतुरमुर्ग पाया जाता है, तो उसका जो अंडा का खोल होता है ना, उससे वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसी में वो सारा कुछ उनका लाइफ साइकिल का बहुत बड़ा पार्ट है। वो ऑस्ट्रिच का एग, उसका बर्तन, उसका ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीज डेवलप करते हैं। वो अच्छे शिकारी हैं और उनका बस चले तो हाथी मार के भी खा जाए, इतना ताकतवर शिकारी होते हैं और कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बोत्सवाना वो कंट्री है जिसमें एक ओकावांगो नाम की का एक दलदली क्षेत्र भी है, रिवर है जो जाके इसी डेजर्ट में गायब हो जाती है, ओकावांगो। रिसेंटली न्यूज में था ओकावांगो, बिकॉज एलिफेंट मरे थे वहां आसपास। मैंने बताया था शायद लाइव क्लास में आपको। जूलू जूलू जो ट्राइब है ये दक्षिण अफ्रीका की ट्राइब है, बहुत सिविलाइज्ड ट्राइब है। दक्षिण अफ्रीका के कोस्टल रीजन में पाई जाती है। एक जगह है, एक प्रोविंस है दक्षिण अफ्रीका का, नाम है उस प्रोविंस का नेटाल। ठीक है, नेटाल एक प्लेस है। तो नेटाल, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रोविंस में ये जुलू ट्राइब पाई जाती है। ये भी बहुत ही फेमस ट्राइब है। ये सिविलाइज्ड है, हाईली सिविलाइज्ड है जुलू ट्राइब, नगर बसा के रहती है अब तो। बुशमैन अभी भी आदिम तरह की जिंदगी जीता है। बद्दू एक व्यापारी ट्राइब है, घुमंतु, जैसे हम लोग की तरफ बंजारा होते हैं वैसे ही ये होते हैं। पिग्मी प्योर प्योर नेचुरल ट्राइब है, तो जंगल से बाहर नहीं आता। और मसाई भी अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं। रिसेंटली मसाई न्यूज में था क्योंकि कोरोना काल में 28 टन अनाज ऑफर किया था भारत को मदद करने के लिए। जब उसको लगा कि कोरोना में भारत बहुत दुखी है, तो भारत को ऑफर किया था इस ट्राइब ने, केन्या ने नहीं, केन्या की इस जनजातियों के मुखिया ने भारत को ऑफर किया था कि आई वांट टू हेल्प यू बिकॉज यू आर इन ट्रबल।
The people are suffering with oxygen cylinder and they are dying, so I want to help you. 28 टन गेहूं देने का प्रॉमिस किया था। 28 टन गेहूं से ज्यादा तो हम लोग एफसीआई में सड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ हम वस्तु नहीं देख रहे, हम भाव देख रहे हैं। तो भाव के कारण अपने मोदी जी ने एक्सेप्ट करा इसको कि भाई मसाई जाति जो है, जनजाति अक्सर ऐसा मदद करती है। पहले भी न्यूज में थी ये, जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था तो उसको ये मवेशियों पर उनका जीवन है पूरा। जो मसाई है ना, वो तिलक दहेज में भी मवेशी ही देते हैं, और जिनके पास ज्यादा मवेशी वो ज्यादा रिच माने जाते हैं। तो अमेरिका को कैटल देने का, हेल्प करने का कोशिश किया था कि तुम्हारे यहाँ दुर्घटना हो गई है तो तुम कुछ कैटल ले जाओ। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसके लिए कैटल ले गया यहाँ से, क्योंकि वहां की जो पब्लिक थी उसने डिमांड कर दिया था कि नहीं, वो कैटल चाहिए ही चाहिए। हम वस्तु नहीं देख रहे, हम उसके पीछे छिपा भाव देख रहे हैं। तो अमेरिका कैटल ले गया था, स्पेशल वायुयान आया था उसके लिए, और यहाँ से कैटल, मसाई का कैटल जो मसाइयों ने गिफ्ट किया था वो अमेरिकी सरकार ले गई थी। खैर, आप याद रखना, मसाई, पिग्मी, बद्दू, बुशमैन, जुलू और बंटू। उम्मीद करते हैं याद तो जरूर रहेगा, क्योंकि आप बड़े ध्यान से सुन भी रहे हो और नोट भी जरूर कर रहे होगे। अब हम जनजातियों के बाद देखें। एक नन्ही गुड़िया ने पूछा है, शायद भाई हैं, अंजुम, एजाज अंजुम भाई हैं। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हैं? ट्राइब के रिपोर्ट। चलिए, कुछ कुछ प्रश्न आपके थोड़ा बाउंस हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आते, तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ये कृष्ण नहीं, किशन है, किशन। आपने जो लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आया। ट्राइब के रिपोर्ट और व्हाट इज नहीं, बस हो गया सर। हो गया? यस सर, रिपीट, सॉरी। अच्छा, ट्राइब को रिपीट करने बोले थे। चलिए, ठीक ठीक। मैं कोशिश तो करूंगा कि सारे क्वेश्चंस हो जाएं। और एक एजाज अंजुम जी हैं, उनका कहना है साहिल क्या होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि साहिल नाम सुनने में बड़ा प्यारा है। हमारे यहाँ भाइयों का नाम होता है साहिल। एक जो साहिल होता है वो अलग है, ये साहेल है ये अलग है। आइए थोड़ा आपका भी जिज्ञासा शांत कर दें। एक 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 हम लोग जो नाम रखते हैं वो रखते हैं साहिल। ये साहिल शब्द समुद्र के किनारे से संबंधित है, और साहिल एक जानवर भी होता है, जंगली जानवर। ठीक है, साहिल वो, ठीक है, ये अलग है। हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है स्पेलिंग में, साहेल की, साहेल। और ये जो साहेल है एक तरह का घास का मैदान है। ठीक है, साहेल शब्द जो है एक विशेष प्रकार का घास का मैदान को आप साहेल कहते हैं। ठीक है, एक खास तरह का घास का मैदान। जैसे एक और वर्ड आपने सुना होगा, सवाना। ये भी एक क्या है? सवाना भी घास का मैदान है। उसी तरह से साहेल भी एक घास का मैदान है। ठीक है, साहिल और सवाना में क्या फर्क है? सवाना, मान लीजिए ये यदि सवाना है तो इसमें ज्यादातर घास मिलेंगे, और जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, वो बहुत रेयर मिलेंगे। एक आध ट्री यहाँ मिल गया, मान लीजिए ये एक ट्री यहाँ मिल गया, तो यहाँ मतलब नंबर ऑफ जो ट्री हैं स्कैटर्ड बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा ट्रीज, मतलब बहुत फैले हुए होंगे, दूर दूर होंगे ट्रीज। ये सवाना है। और साहेल क्या है? साहेल एक ट्रांजिशन फेज है, एक संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां एक समाप्त हो रहा हो और दूसरा प्रारंभ हो रहा हो। तो कौन समाप्त हो रहा होता है? जो सहारा का मरुस्थल है, जहां दूर दूर तक वृक्ष नहीं, दूर दूर तक घास नहीं, वो समाप्त हो रहा होता है। और तटीय विषुवत रेखीय वन और तटीय वन जहां प्रारंभ हो रहा होता है, तटीय वन या विषुवत रेखीय वन जहां प्रारंभ हो रहा होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहां स्टार्ट हो रहा होता है, वहां पे जो कुछ क्या होता है, घास भी उगाते हैं और नंबर ऑफ ट्रीज भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर एज डेजर्ट। यानी साहेल वो संक्रमण क्षेत्र है, वो ट्रांजिशनल एरिया ऑफ द अफ्रीका है, जहां सहारा डेजर्ट एंड अप हो रहा होता है, बाइंड अप हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, विषुवत रेखीय वन है, वो स्टार्ट हो रहा होता है।
तो पूरी तरह से वो घना जंगल भी नहीं होता है और पूरी तरह से वो मरुस्थल भी नहीं होता है, तो वो चारागाह की तरह यूज करते हैं नाइजीरिया के लोग, नाइजर के लोग, जो चाड के लोग हैं, या माली के लोग जो हैं, या बुर्किना फासो के जो लोग हैं, या फिर बेनिन टोगो घाना के जो लोग हैं, उनके ऊपरी उत्तरी क्षेत्र में उनको एक घास के मैदान में जैसा एक भूभाग मिलता है, वही है साहिल। साहिल जो है पशुपालन में बड़ा उपयोगी है। साहिल जो है पशुपालन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो होता है, शब्द होता है ओएसिस। ओएसिस ओएसिस अलग है। मरुस्थलों के बीच में कहीं यदि एक पानी का छोटा सा स्रोत हो जिसके चारों तरफ वृक्ष उग आए या पौधे उग आए, उसको ओएसिस कहते हैं। ओएसिस, ठीक है। वो एक तरीके से देखा जाए तो मरुस्थल के बीच में एक ठहरने का जगह होता है यात्रियों को, जहां पानी हो और कुछ हरे भरे घास वृक्ष हो। ओएसिस से अलग होता है साहिल, और साहिल से अलग होता है फिर जो विश्वतरेखीय वन है। और सवाना जो है, सवाना एक कटीली झाड़ियों वाला घास का मैदान है जिसमें हरे घास भी ज्यादा होते हैं, कुछ कुछ कटीली झाड़ियां भी होती हैं और कुछ ऐसे बिना कांटे वाले झाड़ियों की भी संख्या ज्यादा होती है। तो सवाना घास का मैदान है। चलिए, हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। अब हम अफ्रीका में 3 और महत्वपूर्ण चीज पे बात करेंगे। एक रिफ्ट वैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट रिफ्ट वैली, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुएज कैनाल। ग्रेट रिफ्ट घाटी या वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। तो जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, इसको हिंदी में कहते हैं महान भ्रंश घाटी। तकनीकी शब्द जो है आपको रिफ्ट, ग्रेट, ये सब, भ्रंश का जो शाब्दिक मीनिंग है दरार, बहुत बड़ी दरार, ठीक है। छोटी मोटी दरार तो आपने दीवारों में देखी होगी, ये धरती माता की सतह में होने वाला जो दीवार है, तो दरार है, उसके लिए टर्म आता है, दरारों के लिए टर्म आता है महान भ्रंश घाटी, दरारें हैं ये। अब एक और मासूम सा सवाल है, XYZ। भाई XYZ अगली बार से अपना नाम लिखिएगा, तब हम आपका क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। मुझे पता नहीं कि आप XYZ हैं या ABC हैं। आई हेट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। नाम लिखिएगा, ऐसे आपके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। वाइल्ड लाइफ को भी आप कह रहे हैं कि बताओ, तो वो इजी है बताना, ठीक है। चिंपैंजियों की धरती है अफ्रीका। चिंपैंजीज जो विश्वतरेखीय क्षेत्र वाला वन है कांगो बेसिन, उसमें चिंपैंजीज ज्यादा मिलते हैं और घने वन के वो राजा हैं, समझो अफ्रीकन चिंपैंजीज। इसके अलावा जो मसाई मारा रीजन है, ज़ेब्रा और अदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। देखो अफ्रीका वाइल्ड लाइफ में रिच है। क्यों? इसका कारण क्या है? बिकॉज जो एरिया ऑफ द रैन फॉरेस्ट रीजन और एरिया ऑफ द सवाना ग्रास डेजर्ट एंड विल्ड, ये बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है उसके पास, तो इस कारण से वाइल्ड लाइफ तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन जिस वाइल्ड लाइफ में है, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट हो गया, अफ्रीकन लायन हो गया, या फिर अफ्रीकन जो चिंपैंजीज हैं, वो थोड़ा यूनिक हैं, बहुत इंडेमिक हैं, स्थानीय। भला हो आपका। मुझे ऐसा फील ना कराएं कि हम गलत जगह मतलब बैठ गए हैं टोकरी लेके। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। 1-2 दिन बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे रिमूव कर दूंगा आपको, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बुरा लगता है जब मैं किसी को रिमूव करता हूँ। तो पढ़ा लूं महान भ्रंश घाटी या फिर हाथी जबड़ा और बाकी चीज दिखाऊं? चलो बढ़ा लेता हूं महान भ्रंश घाटी। ये तकनीकी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है भ्रंश घाटी, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। तुमने देखा होगा कोई बड़ा सा बर्फ का चट्टान देखा होगा तुमने, डेड बॉडीज को रखने के लिए भी यूज होता है। बर्फ की सिल्ली देखी होगी आपने, ठीक है, बर्फ की सिल्ली देखी होगी आपने। तो ये बर्फ की सिल्ली में यदि तुम हथौड़ा मारोगे, बहुत बड़ी सिल्ली है, या फिर छोड़ो बर्फ की सिल्ली, यदि बहुत बड़ा मान लो कांच का प्लेट है या बहुत बड़ा मार्बल का प्लेट है, उस पर यदि हम जोर से हथौड़ा मारेंगे तो वो मार्बल का प्लेट ब्रोकन हो जाएगा, उसमें उसमें दरारें पड़ जाएंगी, मार्बल के प्लेट में दरारें पड़ जाएंगी।
वो जो दरारें पड़ेगी ना उससे उससे जो चिनक जाएगा। हम बचपन में क्या करते थे, पापा सुबह सुबह, मेरे टीचर थे ना, जिनके पापा टीचर हैं वो अपना दर्द जरूर समझेंगे, सुबह सुबह 3:30 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे। और लाइट तो होता नहीं था, तो लालटेन हमें खुद से साफ करना पड़ता था और लालटेन जला के पढ़ने बैठते थे। और सच बताऊं, मुझे सुबह सोना बहुत पसंद है, बिल्कुल 4-5 बजे कोई जगाए तो बड़ा क्रोध आता है। पापा जगाते थे और बोलते थे लालटेन साफ करो, पढ़ने बैठो। लालटेन जला लेते थे। कुछ देर बाद क्या करते थे, बाथरूम से आते थे, भींगे हुए पानी से पानी छीट देते थे उस पे, शीशे पे। तो उस गर्म शीशा जब गर्म होता था ना, जो उसका लालटेन का, उस पे पानी छीटते थे तो वो चनचना के फट जाता, दरारें पड़ जाती थी शीशा में, शीशे में दरार पड़ जाती थी। और दरार पड़ने के बाद कुछ समय बाद मैं खुद ही कहता था ये फूट गया शीशा। पापा समझ जाते थे कि इंजीनियर बेटा पैदा किया है मैंने, बहुत चालाक है ये, पढ़ने का मन नहीं तो फट रहा है। लेकिन वो जब फट जाता था शीशा, दरार पड़ती थी एकदम पूरा चारों तरफ, फिर हल्का सा छू दो, एक अपने आप वो खत्म हो जाता था, क्षणभंगुर टाइप का फील देता था। तो बस बताना ये चाहता हूं आपको कि जो अफ्रीकन प्लेट है, ध्यान से समझना, इन शीशा और लालटेन का भी अभी यूज होने वाला है। जो अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये प्लेट जो हैं, इनमें दरारें पड़ रही हैं, दरारें पड़ रही हैं, यानी ये टूट रहा है। पहले भी टूटा था ये। जब अफ्रीकन प्लेटें पहली बार टूटी थी ना, तो इनके टूटने से मेडागास्कर बना था। पहले टूटी थी तो इनसे मेडागास्कर बना था। मेडागास्कर भी कभी अफ्रीका में सटा हुआ था, अब मेडागास्कर अलग है। और पुराने दिनों को याद करें तो जो भारत माता है वो भी पहले यहीं की थी, यानी भारत भी अफ्रीका से ही टूट के अलग हुआ है। और पुराने दिनों की बात करें तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो भी पहले यहीं था, और जो अंटार्कटिका है वो भी पहले यहीं था। यानी अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मेडागास्कर, ये सब इसी से टूट के अलग हुए हैं। कभी वो इनसे कनेक्टेड थे, फिर इनके बीच दरार पड़ा, और दरार के बाद इनका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद ये अलग हो गए। आज दोनों दो जगह हैं, एक दूसरे को अलग रूप में देखते हैं। तो दरारें बड़ी गंदी चीज हैं, पड़ जाए तो लोग दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। दरार नहीं पड़ने देना चाहिए, दोनों ओर से कोशिश करना चाहिए कि दरार ना पड़े। दरार को ही भूगोल में भ्रंश कहते हैं, भ्रंश, इंग्लिश में फॉल्ट कहते हैं। और दरार पड़ने से जो गहरी खाई बनती है, दरार पड़ने से जो गड्ढा क्रिएट होता है, उस गड्ढे को, उस खाई को, ठीक है, उस गड्ढे को, उस खाई को क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। उसी को रिफ्ट वैली, सुनने में तो बड़ा टेक्निकल टर्म लगता है, ग्रेट रिफ्ट वैली। अगला ऐसे ही सरेंडर करते, ग्रेट रिफ्ट वैली, वाओ। लेकिन रियल में है क्या ये? रियल में ये है कि भारी भरकम अफ्रीका महाद्वीप का किनारा किनारा टूट रहा है। अब क्यों टूट रहा है? टूटने का कारण क्या है? तो यदि तुम्हारा घर गंगा किनारे हो या घर नदी के किनारे हो तो कैसे धंसना गिरता है, देखे हो? हम गंगा किनारे वाले लोग हैं, मुंगेर के लोग हैं। हमने बाढ़ के समय जब गंगा का पानी बढ़ने लगता है तो गंगा नीचे से तली काटती है, तो ऊपर भारी भरकम मंदिर पीपल का पेड़ सहित पहले दरार पड़ता है, और दरार के बाद ढह ढह के गंगा में चला जाता है। तो दरार पड़ने का कारण होता है इस प्लेट के अंदर के कंटेंट मटेरियल का अनबैलेंस होता। कैसे अनबैलेंस हो रहा? यहाँ पे एक भारी भरकम प्लेटू है, पठार है बड़ा भारी, नाम है इस पठार का क्या? इथोपियन हाईलैंड। और यहाँ भी प्लेटू है, सोमालियन हाईलैंड। और इन सारे हाईलैंड रीजन्स में बहुत हैवी मेटल्स मटेरियल्स हैं अवेलेबल, भले ही अभी तक उनका पता नहीं चला है, उनको निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि इथोपियन प्लेटू और सोमालियन प्लेटू में हैवी मेटल्स हैं, मे बी आयरन होंगे। अब यहाँ एक नन्हा बच्चा सोचेगा सर आप तो बोले थे कि सर दक्षिण में जो कॉन्टिनेंट है उसमें कोयला नहीं है, उसमें लोहा नहीं है। मेरे बाप, इक्वेटर यहां से क्रॉस करता है, तो ये कहां हुआ? दक्षिण में या उत्तर में? कई सारे ऐसे छोटे मासूम होते हैं बच्चे जिनके दिलो दिमाग में एक बात बोलो तो उस एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उसको सोचते नहीं है, दिमाग लगाते नहीं है अपना।
चीजों को ना हूबहू डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं, पहले उसको अपने लायक बनाओ। छोटी सी गिलहरी भी जब तुम मूंगफली दोगे ना तो मूंगफली को खाने लायक बनाती है, छिलका निकालती है, दाना निकालती है, तब दाना खाती है। तो जिससे भी कुछ इंफॉर्मेशन पाते हो ना, चाहे किताब हो या मास्टर, उसको हूबहू मत एकदम रट्टा मारो। उस पे जो तुम्हारे पास जो बचा है 1400 ग्राम 1320 ग्राम जो भी है, ये इधर इधर जो भी सेरेब्रम और जो भी है अंदर का मटेरियल, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, जो भी पार्ट है, उसका थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। और हाँ, डाइजेशन में यदि सेरेब्रम इनकार कर रहा है फाइल को एडजस्ट करने से, तो थोड़ा डिस्कशन करना भी जरूरी है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वो उससे डाउट, उसी को डाउट कहते हैं। बहुत लोगों को तो पता नहीं है डाउट सेशन में डाउट होता क्या है। डाउट सेशन में डाउट क्या होता है, कई बड़े भाई गलत बोलते हैं। ठीक है, तो चलो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी राजीव रंजन जी ला रहे हैं, न्यू प्लेट टेक्टोनिक टर्म है। हम प्लेट टेक्टोनिक पे आएंगे, अभी हम बिल्कुल देसी बात कर रहे हैं। हम देसी बात ये कर रहे हैं कि अफ्रीका का ये वाला जो रीजन है, इधर वाला रीजन यानी पूर्वी रीजन, शुरू से टूटता रहा है। पहले इंडिया टूटा, तो इंडिया टूट के उधर गया, तो भारत का भूखंड चीन से टकराया, हिमालय बना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी टूट के इसी से अलग हुआ, अंटार्कटिका भी टूट के इसी से अलग हुआ, इधर वाला पोर्शन भी टूट के अलग हुआ। जो ब्राजील है कभी यहां चिपका हुआ था, इधर वाला पोर्शन भी टूट के अलग हुआ। जो दक्षिण अमेरिका है वो कभी यहां चिपका हुआ था, इस रीजन में जिगजैग, यहां से यहीं से अलग हो गए, दक्षिण अमेरिका बना, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका कभी यहां चिपका हुआ होता, उत्तरी अमेरिका भी इसी के साथ चिपका था। तो ये तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण अफ्रीका टूटता गया, और आज भी अफ्रीका टूट रहा है। और अफ्रीका के टूटने के कारण जो दरारें बन रही हैं ना, उन दरारों में वर्षा का पानी और जमीन के नीचे का पानी जमा होके झील बना रहा है। इस तरह से अफ्रीका में कितनी झीलें हैं जो इन दरारों में हैं, तो उन झीलों का नाम याद रखना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसी लाइन में जो दूसरा झील है, हम उसको भी उसी में काउंट ना करें, बल्कि वो अलग है, ये हमको पता हो। जैसे विक्टोरिया झील जो है वो अलग झील है, लेकिन कुछ बच्चे उसको भी क्या समझ लेते हैं कि वो भी इसी का पार्ट होगा, दरार का ही पार्ट होगा। नहीं, वो अलग झील है। विक्टोरिया झील जो है वो भ्रंश घाटी का झील नहीं है। देखो, भ्रंश घाटी शुरू कहां से होती है? वो होती है मलावी नाम के देश से शुरू होती है। मलावी देश एक झील के चारों तरफ बसा हुआ है, उस झील का ही नाम है मलावी। उस झील का दूसरा नाम है न्यासा। तो न्यासा या मलावी एक रिफ्ट वैली झील है, यानी अफ्रीका यहां से टूट रहा है और टूटने के कारण बना हुआ झील। और उस झील का नाम क्या है? मलावी या न्यासा झील। इस झील के चारों तरफ ही दो गांव बस गया है और वो देश बन गया है मलावी देश। और उसके बाद एक पतला सा और झील है, बहुत लंबा गहरा सा, उसका नाम है टांगानिका। जो तंजानिया है, तंजानिया में टांगानिका नाम का एक झील है। ये झील जो टांगानिका झील है, टांगानिका झील है तंजानिया में, ये भी कैसा झील है? ये एक रिफ्ट वैली झील है। और टांगानिका के बाद एक और झील है एडवर्डा, एडवर्डा झील है, ठीक है, एडवर्डा झील है। और दो तीन यहाँ पे, दो तीन झीलें यहाँ है, और लास्ट में जाके एक दो झील यहाँ है। और फिर ये इधर रेड सी खुद अपने आप में एक रिफ्ट वैली है। रेड सी क्या है? लाल सागर भी एक दरार है। लाल सागर खुद में एक रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली, ठीक है। और बाकी मलावी, टांगानिका, एडवर्टा, एल्बर्टा, एक एल्बर्ट है, एल्बर्ट झील, और एक एडवर्ड है, एडवर्ड झील, और एक टांगानिका झील है, एक मलावी झील है। तो मलावी, टांगानिका, तुम कुल मिला के क्या देख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में एक बात साफ पता चल रही होगी कि सर लगता है कि यहां से ये दरार बनता जा रहा है, एक दरार यहां से एक तरीके से ये दरार बनता जा रहा है, ठीक है, ये दरार बनता जा रहा है। और क्या होगा इस दरार के कारण? आने वाले समय में क्या होने वाला है? आने वाले समय में ये पूरा का पूरा पोर्शन टूटने वाला है भाई मेरे। ये फिर से टूटेगा, यहां से यहां टूट के अलग हो जाएगा। जब टूट के अलग हो जाएगा तो अफ्रीका कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो यहां, चलो एक मिनट, ठीक
ठीक है। अफ्रीका कुछ कैसा दिखेगा, एक पोर्शन जो अफ्रीका का होगा ये तो रहेगा इसके साथ, लेकिन ये यहाँ से अलग हो चुका होगा, और ये पोर्शन जो है अफ्रीका आने वाले समय में, यानी अगले 1,00,000, 2,00,000, 1,50,000 साल में, क्योंकि समय लगता है ना टूटने में, तो ऐसे टूट जाएगा, और यहाँ वाला पोर्शन जो होगा ये अलग से एक पोर्शन होगा, ठीक है। ये ऐसे अलग से पोर्शन होगा, ठीक जैसे आज मेडागास्कर है वैसे फ्यूचर का ये एक अलग पार्ट होगा, जैसे मेडागास्कर है वैसे ही, यानी अफ्रीका टूटेगा, अफ्रीका जो है इन फ्यूचर टूट जाएगा। और ये टूटेगा क्यों, इसके टूटने का प्रमाण क्या है, तो एक दरार यहाँ है जिसका नाम मलावी है, एक दरार यहाँ है जिसका नाम टांगानिका है, एडवर्डा, एल्बर्टा और भी छोटे छोटे दरार बन रहे हैं, दरार। और ये दरार दिन ब दिन क्या होते जा रहे हैं, ये दरार दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, इनका आकार बढ़ता जा रहा है। अभी भी केन्या में जमीन फट रही है, केन्या में जमीन फट रही है, इन दरारों में वर्षा का पानी जमा हो रहा है जिसके कारण झील बन रहे हैं। अब जो ये मन में सवाल उठाया, एक मेरी छोटी बहन है सोनी आस्था, उसका कमेंट है कि क्यों टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, बड़ा मासूम सा सवाल है, मैं बता दूं क्यों टूट रहा है। देखो, हर वो चीज जो धरती पे बनी है, जब वो पुरानी हो रही होती है तो वो टूट रही होती है, ठीक है। एक तो ये पुराना है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जब धरती का जन्म हुआ तो उस समय धरती आग का गोला थी, और धरती आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई, और जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसके ऊपर जो पपड़ी था वो पपड़ी जमा, जैसे दूध गर्म करके ठंडा होने छोड़ते हैं तो उस पर मलाई जमती है ना, वैसे ही मलाई जमा हुआ। और जब मलाई जमा हुआ तो कुछ जगह सिकुड़ गया, मलाई के ऊपर देखेंगे कुछ जगह सिकुड़ के पतला नीचे धसा हुआ होता है, और कुछ जगह थोड़ा फुला हुआ होता है, मोटी मलाई वाला। तो जो मोटी मलाई वाला क्षेत्र था, फुला हुआ क्षेत्र था, वो सब एक जगह था, सब एक जगह था, और जो पतला वाला जगह था, सिकुड़ा हुआ जगह था, वो सब एक जगह था, संयोग था ऐसा। और उस सिकुड़े हुए क्षेत्र में कहां से जब जल चक्र शुरू हुआ, वर्षा होना शुरू हुआ, तो उन सिकुड़े हुए क्षेत्र में पानी जमा हुआ जिसको महासागर कहा गया, सुपर ओशियन। और जो जमीन वाला क्षेत्र था उसको पेंजिया कहा गया, सुपर कॉन्टिनेंट। तो सुपर कॉन्टिनेंट बड़े आकार में था, और सुपर कॉन्टिनेंट पृथ्वी के ऊपर था, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही थी अपने ही एक्सिस पे। पृथ्वी पश्चिम से पूरब क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। तो जब अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूरब गोल गोल घूम रही थी, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उसका फर्क पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए टूटा। तो आज जो क्लास है काफी कुछ हमने कोशिश की बतलाने की, और अफ्रीका से रिलेटेड कुछ पॉइंट कल भी पढ़ेंगे, साथ में यूरोप बनाना सीखेंगे। अभी मेरी एक दूसरी क्लास है हिस्ट्री ऑप्शनल की, तो आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। प्रश्न सोच के रखिएगा, और कल पूछना होगा तो कुछ प्रश्न आप कल जरूर पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम लेट हो गया है, तो 15 मिनट हो गया, तो अब हिस्ट्री की क्लास हम ऑर्गेनाइज करें। प्रैक्टिस